देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का सियासी युद्ध अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ चुका है। आपको ये भी बताएं कि कल यानी कि 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जिनमें पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां पर 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन की बात की जाए तो कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं जहां 27 विधानसभा सीटें हैं और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें आती हैं। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए बेहद जरूरी। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा हासिल किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को अपने पक्ष में नतीजे लाने के लिए इस बार काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सपा के प्रदर्शन की बात की जाए तो इस क्षेत्र में सपा का प्रदर्शन खराब रहा था। 2017 में सत्ता में रहने के बावजूद सपा को महज 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था। यूपी में चुनावी समर के आगाज के दौरान पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपको बता दें कि 5 विधानसभा प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की है और विपक्षियों पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना करी। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आते ही जनसभा के दौरान योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और विपक्षियों को साधते हुए कहा कि काले बादल को हटाना है और बीजेपी को जिताना है। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब घर की सीट करहल विधानसभा के जीतने के लिए मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल को सामने लाने का काम कर रहे हैं, मतलब जब उनका घर ही सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा। गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए हर साल 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार दिया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है पिछले 3-4 सालों में, 2.5 करोड़ से ज्यादा गंभीर बीमारी। और कौन है ये बेचारे लोग? गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेली वाला, रेडी वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये हमको आप विकास की बात करें। अब मुझे बहुत गजब भी लगता है, आजकल उत्तर प्रदेश के लोग मेरे से मिलने आते हैं तो कहते हैं मैं 3 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 4 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 5 घंटे में आ जाऊंगा। मैं उनसे पूछता हूं कैसे आ जाओगे? ओह, एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे और आ जाएंगे, हाईवे पकड़ेंगे और आ जाएंगे, हाईवे पकड़ेंगे आ जाएंगे। ये हाईवे कहां था भैया? ये मोदी जी का क्यों इंतजार कर रहा था? आज पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस लिंक, अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, हमारा गोरखपुर एक्सप्रेस वे, हर जगह एक्सप्रेस वे बन रहा है और 4 लेन, 6 लेन, ये 6 लेन और 4 लेन बन रहा है। इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं मित्रों, ये सड़क नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की गंगा की कहानी है, ये आपको याद रखना चाहिए। 2014 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो उस समय यहां पर 14 मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज। और आज मोदी जी के आशीर्वाद से 59 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें सुल्तानपुर भी आता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं चिंता होगी? आज सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मोदी जी ने तय किया कि हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ेगा और वहीं के गांव की सेवा करेगा, वहीं मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चौथे और 5वें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों को मत रहे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने कांग्रेस को उनके ही गढ़ रायबरेली में जमकर घेरा। अमित शाह ने रायबरेली में ओरछा हार से भाजपा के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी को भी अपने निशाने पर रखा। अमित शाह ने कहा अमरपाल को जिताएं, यूपी में सबसे विकसित ऊंचा हार होगा। साथ ही शाह ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए काम किया है। अब उत्तर प्रदेश में कोई खाई नहीं रही, सभी को 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है।
पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, जिलों तक बिजली मिला करती थी। भाजपा सरकार ने हर योजना का लाभ देने में किसी के साथ कोई भी भेदभाव या कोई भी अंतर नहीं किया है। एक मौका फिर से मोदी जी को दो। उत्तर प्रदेश ने 65 सीधे मोदी जी की झोली में डाल दी। तो 14 में भाजपा, 17 में भाजपा, 19 में भाजपा, 22 में क्या होगा भाई? जोर से बोलिए, क्या होगा? अरे कोई ऐसा बल्लेबाज होता है जो सामने से फुल टॉस आए और बाउंड्री न लगाए? होता है क्या? 3 बार जिताया है अखिलेश ने, फुल टॉस डाला है, इस बार उठाकर बाउंड्री लगाने का काम करिए भाइयों। 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मित्रों, में पहले चरण और दूसरे चरण, दोनों चरण में यहां पर प्रचार कर आया हूं। रायबरेली वालों को पहले और दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है क्या? पीछे बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं, अभी से अखिलेश कान खोलकर सुन ले। पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा के राज ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे। आजादी के बाद हमारे महान प्रदेश उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, हर क्षेत्र में नंबर 1 हुआ। औद्योगिक निवेश में नंबर 1, खेत उत्पाद में नंबर 1, दूध के उत्पादन में नंबर 1, हर क्षेत्र में। और राजनीतिक क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का दबदबा बोलता था। 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी माफियाओं का सफाया गया, सभी बाहुबलियों को जेल में भेजा। आज उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे थे क्या किया लॉ एंड ऑर्डर में। अरे अखिलेश बाबू, जिसकी आंखों का चश्मा काला होता है उसको सभी काला ही दिखाई पड़ता है। जरा चश्मा उतार दो, चश्मा बदल दो, ऐनक बदलो अखिलेश बाबू। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। 5 साल में डकैती में 72% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लूट के अंदर 62% की कमी करने का काम तो वहीं कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम प्रदेश के हर जिले में लड़कियों के लिए स्कूल बनाएंगे। साथ ही कहा कि पुलिस में 25% पद लड़कियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और हम नौकरियों के लिए भी एक कैलेंडर तैयार करेंगे और समय समय पर योजना बनाकर रोजगार देंगे। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और वही लोग आके आपके सामने कहते हैं कि हम अगले चुनाव के बाद हम रोजगार देंगे। अरे भैया, 5 सालों में क्यों नहीं दिया? 5 साल तो थे तुम्हारे पास, अब क्यों दे रहे हो? अब उद्घाटन कर रहे हो हवाई अड्डे का, कहीं जेवर में हवाई अड्डा, कहीं और हवाई अड्डा, कुशीनगर में। अब उद्घाटन क्यों हो रहा है? 5 साल तो आपके बीच गए, चुनाव आ रहा है, उद्घाटन कर रहे हो। आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे महिलाओं के लिए क्या करना है। हमने महिलाओं को खूब आगे बढ़ाया है। 40% जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं महिला हैं। क्यों? आप आधी आबादी हो, हर घर में आधे सदस्य तो महिला होती है ना? लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़े होने की बात कौन कर रहा है? 5 साल हो गई है सरकार की, 69,000 की भर्ती के बच्चे हैं जिनको नहीं मिला है, 22,000 वाले हैं, 21,000 वाले हैं, कहीं 6,000 वाले हैं। सबने इम्तिहान दिए, परीक्षा दी, सब इंतजार ही कर रहे हैं भर्ती के लिए। तो क्यों? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उनमें घोटाले करते हैं।
तो हम कह रहे हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको हम पारदर्शी करना चाहते हैं। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, इसमें जो भी भर्ती है उसमें हम पहले से तय करेंगे कि इम्तिहान इस दिन है, परीक्षा इस दिन को है, रिजल्ट कभी कभी 1.5 साल बाद आता है, हम कहेंगे नहीं रिजल्ट 1-1.5 महीने में आना चाहिए, ये तारीख है रिजल्ट की, ये तारीख है नियुक्ति, और 6 महीने के अंदर अंदर सारी नियुक्तियां होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जो 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं सबसे पहले हम उनको भरें। बाराबंकी जिले में 5वें चरण में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होगा। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में आज बाराबंकी जिले में 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। स्वतंत्र देव सिंह ने सदर विधानसभा क्षेत्र के देवा सद्दीपुर मार्ग के पास में भाजपा प्रत्याशी रामकुमारी मौर्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं की बात करते हुए लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका लक्ष्य माफियाओं का कल्याण और हमारा लक्ष्य गरीबों का कल्याण करना है। कमल रूपी बटन को दबाओ, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश पाओ मित्रों, और एक ईमानदार विधायक बनाओ जो गरीबों की सेवा कर सके, सभी गरीबों को पक्का मकान दे सके, सभी गरीबों के घर में 30,000 ग्रामों में अभी नल पानी पहुंचा है मित्रों, 30,000 ग्राम पंचायतों में सभी गांव में स्वच्छ पानी देना है, सभी गरीबों का 2024 तक पक्का मकान देना है, सभी को शौचालय देना है। एआईएमआईएम और जनाधिकार पार्टी ने बांदा में संयुक्त रैली की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गरीब और मुसलमानों के हित की जो बात करते हैं वो सब झूठी और बकवास है। उन्होंने कहा कि आज तक मुस्लिम समुदाय के लिए देश और प्रदेश की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। बात सकते हैं कि किसानों को बांदा विधानसभा में खाद मिली, अब क्या मोदी जी कहां से लाएंगे खाद? बाबा को बोलेंगे खाद मत पूछ, बुलडोजर बुझा दूंगा। बाबा किसान को खाद नहीं मिल रहा है, अमोनियम फॉस्फेट बांदा में नहीं मिल रहा है, बाबा बोलेंगे उसकी फिक्र मत कर, मोहल्लों को भराना। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। इसी क्रम में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिहाज से डीएम ने जागरूकता अभियान फैलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसके तहत डीएम ने शहर के 9 मैरिज हॉल में जाकर दंपत्ति जोड़ों को आशीर्वाद दिया और जोड़ों से स्वयं मतदान करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करवाने की अपील की है। आपको बता दें कि जिससे जनपद के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी भी हो सकेगी। फतेहपुर के अयाह शाह विधानसभा के गाजीपुर कस्बे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, तो वहीं डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ये बताएं कि अहमदाबाद के दोषी समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? 2012 से 2017 में आतंकवादियों के मुकदमे वापस क्यों लिए गए? सपा का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है? साथ ही कहा कि इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और कमल जरूर खिलेगा। भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है। विकास हमारा संकल्प है, विकास हमारी जिम्मेदारी है और गरीबों का और मजदूरों का और किसानों का सबसे पहले, नौजवानों को उज्जवल भविष्य सबसे पहले, मातृशक्ति का उत्थान सबसे पहले। श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बताएं कि अहमदाबाद कांड के दोषी समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? 2012 से और 2017 तक जब वो सरकार में तो उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है? इस बात का जवाब दें, बाकी तो हम कमल खिल ही रहा है। अहमदाबाद ब्लास्ट में फैसला आने के बाद भाजपा का सपा पर हमला तेज हो गया है। सीएम योगी ने सपा पर बड़ा हमला करते हुए आतंकवादी के परिवार के साथ उनका रिश्ता बता दिया है। तो अब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के अंदर कानून व्यवस्था रहेगी और आतंकियों को अपनी जगह दिखाई जाएगी, लेकिन साथ साथ
उन पॉलिटिकल पार्टी को भी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्यु दंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्यु दंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। अमेठी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा की और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनके पिता को करहल आना पड़ा तो समझ जाएं कि घर की धरती हिल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, अखिलेश के राज में 200 दंगे हुए। अमेठी के गौरीगंज में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे जेपी नड्डा ने आगे कहा कि 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुआ। 11 जुलाई को एसटीएफ ने तारिक काजमी और खालिद को गिरफ्तार कर लिया। 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश यादव ने आदेश दिया कि उनको छोड़ दिया जाए और वो छोड़ दिए गए। सभी लोगों को एक बात कहता हूं कि पार्टी कोई साधारण मत तय करो कि क्या पार्टी कल को करेगी। अपने मताधिकार को करने के पहले इस बात को सोचो कि किस पार्टी ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगी कि वह पार्टी आगे क्या करेगी। और मैं कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं, तो ये दम और ये ताकत किसी और पार्टी को नहीं है, ये किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी। आप याद कीजिए, सारी पार्टियां धारा 370 के खिलाफ ठीक नहीं थी, बताइए। सारी पार्टियां ठीक नहीं थी, यानी देश की एकता और अखंडता के लिए कौन लड़ रहा था? तो बीजेपी लड़ रही। अकेली सद्भावन से हमने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। बाकी सारी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में समझौता करती रही। आज 156 कानून जो भारत के जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे, अब लगने लगे हैं। एसटी का रिजर्वेशन मिलने लग गया, एससी को रिजर्वेशन मिलने लग गया, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिलने लग गया। वहां एंटी करप्शन एक्ट नहीं था, खाए चलो लूटे चलो दोनों हाथ से, कोई पूछने वाला नहीं था। अब एंटी करप्शन एक्ट लग गया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, बेईमान जेल के पीछे होंगे, ये भी हमको याद है। आजकल अखिलेश जी मंदिर मंदिर घूमते हैं, कभी हनुमान मंदिर की घंटी बजाते हैं, कभी लंबा टीका लगाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अब घंटी बजा के हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई थे, अब क्या मिलेगा? कितनी भी घंटी बजाओ, आपके ऊपर ये कलंक लगा है कि आपकी सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि को लटकाया था कि नहीं लटकाया था? इतने सालों से अटकाया था कि नहीं अटकाया था? भटकाया था कि नहीं भटकाया था? आज वो खुद लटक गए, भटक गए, अटक गए।